स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 301 बीबीए प्री बोर्ड पेपर का कोड है। यही पेपर सभी विद्यालयों में पूछा गया है। तो आपके विद्यालय में भी यदि पेपर नहीं हुआ है हिंदी का तो यही पेपर पूछा जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा पेपर आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है, गीत फरोश के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध। तो गीत फरोश के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, छायावाद की मुख्य विशेषता है युद्ध का वर्णन, प्राकृत का मानवीकरण, भक्त की प्रधानता, यथार्थ चित्रण। तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्राकृत का मानवीकरण। ठीक है, छायावाद की मुख्य विशेषता है प्राकृत का मानवीकरण। चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है मैथिली शरण गुप्त को, या फिर सुमित्रानंद पंत को, हरिऔध को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो चिदम्बरा रचना पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी में निम्न में से हिंदी का आदि काव्य है रामचंद्रिका, कवित्र रत्नाकर, साखी, बीसल देव रासो। तो हिंदी का आदिकाल का ग्रंथ है बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो के रचनाकार हैं कौन? बीसल देव रासो के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन हैं? बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। इसके बाद साखी किसकी रचना है आप कमेंट करके बताएंगे। और साखी भक्ति काल की है, रामचंद्रिका केशवदास की है और रीतिकाल की है। कवित्र रत्नाकर मेरे प्यारे बच्चों, कवित्र रत्नाकर सेनापति की है और रीतिकाल की है। एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं भूषण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, केशवदास। तो एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा का है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, मोहन राकेश, हरिशंकर प्रसाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है त्यागपत्र को, झूठा सच को, परीक्षा गुरु को, जहाज का पंछी को। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। जहाज का पंछी यशपाल का उपन्यास है। जहाज का पंछी किसका है? जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का उपन्यास है। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, भूषण, किशोरी लाल गोस्वामी, चटमल। तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं चटमल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या है? नए शब्द, नए मुहावरों एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में, केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो जहाँ पर भाषा की बात हो और नए शब्दों की खोज, नए प्रयोगों की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप समझ जाइए भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। किसी भाषा में आधुनिकता का समावेश तभी हो सकता है जब उसमें नए नए जन प्रचलित शब्दों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों को समाहित कर लिया जाए। इन बातों के समावेश से भाषा व्यवहारिक हो जाती है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता? तो आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में आसानी से मिल जाएगा। फिर अगला है, किन चीज़ों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है? तो नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात बताई है? तो उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने भाषा को आधुनिक बनाने के उपाय बताए हैं। ठीक है, इसके बाद अथवा करके दिया है यहाँ पर, इसको भी देखते हैं। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो जहाँ पर दिख जाए जन शब्द, पृथ्वी शब्द, माता शब्द, भूमि शब्द, ये शब्द इसमें मिलेंगे आपको, तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर, इसकी करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक कहते हैं कि जैसे एक माँ अपने सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव से प्यार करती है, वैसे पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग जन समान हैं, चाहे उनकी भाषा, धर्म या रहन सहन अलग अलग हो, और सभी को मातृभूमि के साथ समान अधिकार और जुड़ाव महसूस करना चाहिए। इसके बाद समान अधिकार का भागी कौन है? तो जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ, अनंत का अर्थ है जिसका अंत हो और जनपद का अर्थ है जिला। इसके बाद है, पुत्रों को समान भाव से कौन रखती है? तो माता पुत्रों को समान भाव से रखती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, क्या है? निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी 10 अंक का है। हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल, देख देख नाचता हृदय बहनों को महाविकल बेकल, इस मरोर से इसी शोर से सघन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन हुआ छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये बादल राग से लिया गया है और कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 2 अंक यहाँ से मिल जाएगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या यहाँ पर किसकी करना है? देख सकते हैं, हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल, देख देख नाचता हृदय। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। इन पंक्तियों में बादलों का आह्वान करते हुए निराला जी कहते हैं कि हे बादल, जब तुम बरसते हो तो वर्षा का जल झरनों नदियों में जाता है, जिससे झरनों एवं सरिताओं का जल कुल कुल ध्वनि करके बहता है। इसके बाद कुल कुल कल 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 कहते हुए कौन बहता है? तो नदियों का जल बहता है। अंबर शब्द के 2 अर्थ लिखिए, आकाश और वस्त्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में सघन घोर गुरु गहन रोर किसके लिए प्रयोग किया गया है? बादल के लिए। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में सघन घोर गुरु गहन रोर किसके लिए प्रयोग किया गया है? बादल के लिए। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, क्या दिया हुआ है? ठीक है, निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वह इस और वहाँ ये हंस यहाँ उड़ा छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने नभ से मोती वारे लोए अश्रु अगर भर लाए। तो ये कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ये जो है गीत से है और मैथिली शरण गुप्त इसके कवि हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। 2 लाइन है नीचे वाली। तो उर्मिला कहती है, हे शरद तुम्हारा स्वागत है,
क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का, धूप में प्रिय के तप का, हंसों में उनकी गति और हास्य का तथा बंदूक पुष्पों में उनके अधरों का आभास पाया है। आकाश ने ओस की बूंदों के रूप में मोती न्यौछावर कर तुम्हारा स्वागत किया है और मैं अपने आंसुओं का अर्घ लेकर तुम्हारी अभ्यर्थना करती हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है? तो उर्मिला द्वारा शरद ऋतु का स्वागत किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती है? तो हंसों को देखकर उर्मिला यह अनुमान लगाती है कि प्रियतम इस ओर घूमे होंगे अथवा निश्चय ही मेरा ध्यान करके मुस्कुराए होंगे। बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया है? तो बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने प्रियतम के अधरों का आभास पाया है। इसके बाद है 5 का नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। हरिशंकर प्रसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करेंगे, ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताएंगे, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जीवन परिचय आप देख सकते हैं किसका, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, ठीक है, इसको आप तैयार कर लेंगे, ऐसे ही लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। फिर 6 नंबर है, कर्मनाशा की हार कहानी का उद्देश्य लिखिए, ठीक है, अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। शब्द सीमा है 80 शब्द। फिर है पंचलाइट, फणीस और नाथु रेणु, ठीक है, तो पंचलाइट कहानी नहीं, बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सारांश लिखना है या फिर कर्मनाशा की हार कहानी का उद्देश्य लिखना है। फिर यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न पूछा है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक यहाँ से मिलेंगे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देख लेंगे आप। इसका अर्थ हम बता देते हैं आपको। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है और इसी भाषा को वैज्ञानिकों की भाषा भी मानते हैं। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए और उसके व्यापक संस्कृत का गौरव और उसके अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पे आप अनुवाद देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, तो ये भी आप तैयार करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ से। फिर इसका खा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ से आपको 7 अंक मिल जाएंगे। निंदंत नीतु निपुणा यदि वा स्तुवंतु, ठीक है, नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या फिर अपने इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो या युगों के बाद हो, ठीक है, धैर्यवान पुरुष अपने पद से कभी विचलित नहीं होते हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है, ठीक है, निरपद लिपा से है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। यहाँ से 4 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद 10 का खा और गा है रस अलंकार छंद का, तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 9 नंबर का है, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, साहित्य के उत्थान में समाचार पत्रों का योगदान, राजनीति में महिलाओं की भूमिका, भारत में आतंकवाद की समस्या। फिर 12 का पहला है भावनाम का संधि विच्छेद। तो भावनाम का संधि विच्छेद है भो प्लस अनम। तट्टिका का संधि विच्छेद होगा तट प्लस टीका, क्या होगा, तट प्लस टीका। इसके बाद अगला है लब्धा का संधि विच्छेद, तो लभ प्लस धा होगा, क्या होगा, लभ प्लस धा। फिर खा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो नीलोत्पलम में क्या होता है, नीलोत्पलम में है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, कर्मधाराय है। नीलोत्पलम में है कर्मधाराय समास, अनुविष्णु में बहुव्रीहि है, ठीक है, और त्रिनेत्र में बहुव्रीहि है। त्रिनेत्र में क्या है, बहुव्रीहि समास है, अनुविष्णु में कर्मधाराय समास है। नीलोत्पलम में है कौन सा समास, इसमें है कर्मधाराय,
अनुविसड़ी में अव्ययीभाव समास है, त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास है। इसके बाद 13 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो मतिमान, कृत्वा, कृत्वा में देख लेंगे अक्त्वा प्रत्यय है, कृत्वा में क्या है, अक्त्वा प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो श्रुत्वा में भी अक्त्वा प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, और इसमें क्री धातु है। इसके बाद है अगला प्रश्न, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो रामेण सह सीता वनम आगच्छा, तृतीय विभक्ति है इसमें। अग्ने स्वाहा, तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति है। राकेश पादेन खज्जास्ति, एनांग विकारा सूत्र से इसमें तृतीय विभक्ति है। राकेश पैर से लंगड़ा है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए कि वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए, अथवा सड़क दुर्घटना से घायल मित्र को सांत्वना देने के लिए एक पत्र लिखिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।